चलो कोई है जो बताएगा हमें स्पीसीज रिचनेस क्या होता है? जो बच्चे नहीं उनको मैं बता दे रहा हूँ फिर से, स्पीसीज रिचनेस क्या होता है? पीछे में आप लोग बालक लोग, आप लोग तीनों में से कोई, स्पीसीज रिचनेस किसे कहते हैं? रेडी रहना इधर। फिर स्पीसीज रिचनेस किसे कहते हैं? देखिए, हाँ बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। आप बस बोलो तो मैं समझाने के लिए हूं ना। आप क्या होता है, मौन धारण कर लेते हैं। स्पीसीज इवेंटनेस क्या होता है बच्चा? कोई लड़की में से कोई भी बताए स्पीसीज इवेंटनेस। ऑलरेडी मैं एक बार बता चुका हूं, बोल भी चुका हूं। स्पीसीज इवेंटनेस क्या होता है? हाँ, आपने कॉपी में ड्रॉ भी किया है, स्पीसीज इवेंटनेस एंड स्पीसीज रिचनेस। जैसे देखिएगा, स्पीसीज रिचनेस में याद करो, मैंने दो सर्कल बनाया था। क्या? दो सर्कल, दो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे मैंने कैट लिखा था, डॉग लिखा था, एलिफेंट लिखा था, लायन लिखा था। यहाँ पे कैट लिखा था, डॉग लिखा था, एलिफेंट लिखा था। अब आपसे पूछेगा स्पीसीज रिचनेस किसका ज्यादा है, तो बोलोगे सर एरिया ए में स्पीसीज ज्यादा है एंड एरिया बी में स्पीसीज रिचनेस कम है। कैसे पता चला बच्चा? आपने सिर्फ स्पीसीज के नंबर को काउंट ही किया ना, स्पीसीज के नंबर को काउंट किया ना, कोई दिक्कत नहीं। स्पीसीज इवेंटनेस में क्या बोला था कि चलो सेम चीज इधर भी लेते हैं, इधर भी कैट है, इधर भी डॉग है, इधर भी एलिफेंट है, इधर भी लायन है, इधर भी कैट है, इधर भी डॉग है, इधर भी एलिफेंट है, इधर भी लायन है। इधर अब क्या हो गया? स्पीसीज रिचनेस तो लगभग एक जैसा है, सेम है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि किसका अभी भी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, किसका स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है? अब यहाँ पे तो टाई हो गया, इसके आगे हम नंबर की बात करेंगे। सपोज दैट कैट का संख्या 5 है, डॉग का भी संख्या 5 है, एलिफेंट का संख्या 2 है, लायन का संख्या 1 है। यहाँ पे बच्चा कैट की संख्या 5 है, डॉग की संख्या 3 है, एलिफेंट की संख्या 2 है, यहाँ भी लायन की संख्या 1 है। अब देखो नंबर ऑफ स्पीसीज, तो एरिया ए में भी एंड एरिया बी में भी नंबर की बात कर रहे हैं, सेम है, बट डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा तो ए में क्या है? ज्यादा है एज कंपैरिजन टू बी। तो बोल देंगे ना स्पीसीज इवेंटनेस किसका ज्यादा है बच्चा? ए का ज्यादा है। अब इसमें आपने स्पीसीज इवेंटनेस देखा क्या? नहीं, स्पीसीज इवेंटनेस को सेकंड प्रायोरिटी पे देना है, पहले नंबर ऑफ स्पीसीज को काउंट करना है। जब नंबर ऑफ स्पीसीज पे हमारा डिसीजन हो जाएगा तो हम उसी पे बोल देंगे कि ए ज्यादा है। अगर स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्पीसीज रिचनेस पे टाई हो गया, नंबर ऑफ स्पीसीज पे टाई हो गया, तब हम बच्चा स्पीसीज इवेंटनेस की बात करेंगे, यानी स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तब फाइनली अब जाके बोल सकते हैं कि एरिया ए में स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है बच्चा? ज्यादा है, स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एरिया बी। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो मैंने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में बच्चा दो बातें देखा, स्ट्रेटिफिकेशन, डोमिनेंस एंड थर्ड वन क्या हो गया बच्चा? स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या हो गया बच्चा? इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गए, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गए। और ये क्या हो गया बच्चा? इकोसिस्टम के फंक्शनल कंपोनेंट हो गए। जब आपसे कंपोनेंट पे क्वेश्चन लगाओगे ना, तो कंपोनेंट पे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन यही 8 में से दिखता है, इसी 8 में से दे देगा और आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है बच्चा? चलो अब अपना एनसीईआरटी आप रख लीजिए। कल हमने इस चैप्टर में देखो हमने आपको सारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बता दिया, स्ट्रेटिफिकेशन भी बता दिया, आपको डोमिनेंस पता ही बता दिया, इस एरिया में मिलने वाले किसकी बहुतायत है, किसकी नंबर ज्यादा है। बहुतायत का मतलब ये नहीं है कि जैसे देखिए हम बोलते हैं ना कि इंडिया कैसा कंट्री है बच्चा? हिंदू का कंट्री है। ऐसा थोड़ी कि हम मुस्लिम नहीं रहते हैं, सिख नहीं रहता है, ईसाई नहीं रहता है, नंबर किसका ज्यादा है? ऑस्ट्रेलिया कैसा कंट्री है बच्चा? क्रिश्चियन कंट्री है, क्या वहाँ हिंदू नहीं रहता है, मुस्लिम नहीं रहता है? बहुतायत किसकी है? क्रिश्चियन की है। तो इस आधार पर ऐसा नहीं है कि अदर स्पीसीज नहीं है, अदर भी है, अदर भी क्या है बच्चा? है, बट नंबर क्या है? कम है। समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आ गई बात ना? एंड स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको दोबारा से बता दिया ये बात। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत बच्चा? नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। हाँ बोलो। अच्छा सर, वो सर बोल रहे हैं। देखो नेक्स्ट बच्चा, हम प्रोडक्टिविटी कल पढ़े थे, आइए प्रोडक्टिविटी का एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी में हमने कुछ टर्म्स पढ़ा था बच्चा, आपसे क्वेश्चन टर्म्स पे आएगा, क्या क्या क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी से बन सकता है, और उन सारे पे हम एक बार नजर डालते हैं। पहली बात बच्चा, हमने प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की थी क्या?
या प्राइमरी प्रोडक्शन की बात की थी क्या? बोलिए। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या था बच्चा? प्लांट के द्वारा कितना फोटोसिंथेसिस करके नया ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप किया जा रहा है। बोलो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या था? प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कितना नया बायोमास अपने अंदर ऐड ऑन कर रहा है, वही तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था ना बच्चा। अरे बोलो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमने दो टर्म्स में मेजर किया था, बायोमास वेट के टर्म्स में और एनर्जी के टर्म्स में मेजर किया था। अरे बोलो, याद है क्या? एनर्जी में किलो कैलोरी था कि नहीं था? अब अगर उसी प्रोडक्टिविटी को बच्चा अगर हम उसमें रेट लगा देंगे, टाइम लगा देंगे, तो उसे हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्टिविटी बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे? प्रोडक्टिविटी बोला करेंगे। तो सेम जितना भी हमने यूनिट लिखा था उसमें ईयर से डिवाइड लगा देना। क्लियर है क्या? अब जो प्रोडक्टिविटी था बच्चा, दो तरीके का निकल के आया था। प्रोडक्टिविटी दो तरीके का निकल गया था, जीपीपी, एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस पे मैंने आपको एक स्टोरी भी सुना था, आपके पिताजी का सैलरी अगर 75,000 है, सैलरी स्लिप पे ग्रॉस सैलरी जैसे देखो, ग्रॉस सैलरी लिखा रहता है, सैलरी स्लिप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का देखना, अगर नहीं आता है, नहीं देखे हो, यूट्यूब पे जाना, किसी का भी देख लेना, मिल जाएगा, डाले रहते हैं लोग। तो देखिएगा, सैलरी कुछ और आता है, लेकिन इन हैंड कट छट के कुछ और आता है कि नहीं आता है? यानी टोटल कितना टोटल प्लांट ने बायोमास बनाया, वो क्या कहलाएगा? जीपीपी। प्लांट ने टोटल कितना बायोमास बनाया है, वह क्या कहलाएगा? जीपीपी। लेकिन क्या जितना बायोमास बनाया है, क्या उतना कंज्यूम किया जा सकता है? नहीं, पहले प्लांट अपना इस्तेमाल करने के लिए रखेगा। तो प्लांट इस्तेमाल क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। तो रेस्पिरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ बायोमास अवेलेबल होगा कंज्यूमर के लिए, वो क्या कहलाएगा? एनपीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? एनपीपी। जैसे प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, क्लियर है? जैसे चावल उगा, जब चावल का प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया होगा, तो उसमें प्लांट का जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो प्लांट ने कुछ रेस्पिरेशन भी तो चावल का प्लांट ने किया होगा। बोलो, अब उसके बाद जो चावल को हमने खाया, वो जो चावल था वो क्या था? एनपीपी था। अब उस चावल को हमने कंज्यूम किया, उसको कंजप्शन के बाद हमारे अंदर भी तो बायोमास बनेगा ना बच्चा, वह बायोमास क्या कहलाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाएगी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी कंज्यूमर ने एनपीपी को कंज्यूम करने के बाद कितना नया बायोमास बनाया। फिर से एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो प्लांट्स है, उस प्लांट में सीड्स लगे, तो अल्टीमेटली जो प्लांट में लगे वो क्या हो गया? जीपीपी हुआ। उसके बाद रेस्पिरेशन प्लांट ने किया, रेस्पिरेशन माइनस कर दो तो एनपीपी आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। उस सीड्स को किसने खा लिया? मुर्गा ने खा लिया। अब मुर्गे ने खाया तो मुर्गे में क्या ट्रांसफर हुआ बच्चा? एनपीपी गया। अब मुर्गा का भी तो अपनी बॉडी का जरूरत है। अब उसके बाद जब बचेगा तो उसके अंदर भी बायोमास बनेंगे, उसका भी वेट बढ़ेगा। उस मुर्गा को आप खा गए, तो आप जब कंज्यूम किए तो आपके अंदर भी तो बायोमास बनेगा ना, आपके अंदर भी तो मसल बिल्डअप होगा ना। उसी को क्या बोला जाता है बच्चा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। कोई दिक्कत है क्या बच्चा? यानी इसमें हमने कितना टर्म देखा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, एनपीपी। और इन सब का क्या देखा बच्चा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का एक्सप्रेशन का टर्म्स देखा, किसमें एक्सप्रेस किया जा रहा है, किसमें एक्सप्रेस किया जा रहा है, वेट में या फिर एनर्जी में। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत बच्चा? यानी हमारा एक कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। आज हम बाकी का कंपोनेंट को देखते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है बच्चा? डिकम्पोजिशन। आइए शुरू करते हैं। देखो, डिकम्पोजिशन, जब भी डिकम्पोजिशन देखोगे बच्चा तो आपके मन में क्या आएगा? सड़ने गलने वाली चीजें सड़ गल रही होगी। सेम चीज वही है। ब्रेक डाउन ऑफ डिकम्पोजिशन में क्या होता है? चीजें सड़ती गलती हैं। यानी कॉम्प्लेक्स से क्या होता है बच्चा? किस में कन्वर्ट होता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। बच्चा यहाँ पे देखो एमसीक्यू क्या बनेगा? डिकम्पोजिशन का प्रोडक्ट क्या है? CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इसको न्यूज़पेपर की तरफ पढ़ के निकल जाओगे ना तो कभी दिमाग में CO2 आएगा ही नहीं। क्या डिकम्पोजिशन से CO2 भी बनता है क्या? कभी दिमाग क्लिक करेगा ही नहीं करेगा। तो ध्यान यहाँ पे क्या देना है? यहाँ पे MCQ बनने का चांसेस यहीं से है, इसी से। डिकम्पोजिशन का प्रोडक्ट क्या है? CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे आप CO2 दिमाग झटकेगा, अरे CO2 तो नहीं हो सकता है। तो फिर आप क्या करोगे? ऑल ऑफ दिस CO2 तो चला गया, ऑल ऑफ दिस भी चला गया। आपका दिमाग अब वाटर और न्यूट्रिएंट में से सिलेक्ट करने का सोचेगा, और यहाँ पे एक बार दिमाग को चला गया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनेशन में यही होता है, इसे लास्ट में ऑप्शन ऑल ऑफ दिस दिया जाता है।
क्योंकि अब ऑल ऑफ दिस भी तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने न्यूज़पेपर की तरह एनसीईआरटी रीडिंग लगाया है तो CO2 तो दिमाग में क्लिक नहीं करने वाला है। CO2 दिमाग में क्लिक नहीं किया तो अपने आप ऑल ऑफ दिस भी साइड लाइन में चला गया। अब जब ऑल ऑफ दिस साइड लाइन में चला गया आपके दिमाग में आएगा वाटर न्यूट्रिएंट्स, वाटर न्यूट्रिएंट्स। कुछ बच्चे वाटर पे मार के आएंगे, मैक्सिमम बच्चे न्यूट्रिएंट्स पे मार के आ जाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा बच्चा? ऑल ऑफ दिस होगा। इस बात को ध्यान देने वाली बात है। क्या बात है ध्यान देने वाली बच्चा? डिकम्पोजिशन का प्रोडक्ट क्या होता है? एनसीईआरटी में मिलेगा, आपको अंडरलाइन करना है। क्या है? CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। याद रहेगा क्या? दूसरा MCQ क्या बनेगा बच्चा? यह कैसा प्रोसेस है? एरोबिक है या एनारोबिक है? बच्चा यह एरोबिक प्रोसेस है। यह कैसा प्रोसेस है? एरोबिक प्रोसेस है। अगर आप ऑक्सीजन नहीं देंगे बच्चा तो इसका क्या होने वाला? डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो सकता है या फिर स्टॉप भी हो सकता है। तो कैसा प्रोसेस हो गया बउआ? एरोबिक प्रोसेस हो गया। कोई दिक्कत? एरोबिक प्रोसेस समझते हो ना, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्या है बच्चा? डिट्राइटस। डिट्राइटस किसे कहते हैं आप समझिए, जिन चीजों का डिकम्पोजिशन होता है, यानी रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डिट्राइटस। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है बच्चा? प्लांट का लीव्स, बोलो, प्लांट का फ्लावर, वुडन लॉक्स, यानी जो चीज सड़ गल सकता है उसी को क्या बोलाता है? डिट्राइटस। प्लांट से क्या क्या वेस्ट मटेरियल हो सकता है? पत्ते, फ्लावर, फ्रूट्स, या फिर प्लांट का स्टेम भी सड़ गल सकता है कि नहीं? ये सब क्या कहलाता है बच्चा? डिट्राइटस कहलाते हैं। क्लियर है ना? देखो इसी को एनसीईआरटी क्या बोला है? लीव्स हो गया क्या, बार्क हो गया क्या, फ्लावर हो गया, और जो एनिमल्स के डेड रिमेन्स है, यानी जो भी चीज सड़ गल सकता है उसे हम क्या बोल देंगे? डिट्राइटस बोल देंगे। यही सब चीज तो रॉ मटेरियल है ना डिकम्पोजिशन का। यही सब मटेरियल है ना रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन का बच्चा। अरे बताओ, सिंपली आपको क्या ये रटना नहीं है डिट्राइटस क्या होता है। जो भी चीज सड़ने गलने वाली चीजों को डिट्राइटस बोल देते हैं। चीजों को अपनी भाषा में याद रखो। सड़ने गलने वाली चीजों क्या बोल देता है? डिट्राइटर। तो क्या क्या सड़ गल सकता है? पूरा का पूरा प्लांट सड़ गल सकता है। वही प्लांट का पार्ट दिया हुआ। अब इंसान मर जाएगा, इंसान को भी छोड़ दोगे सड़ गल जाएगा, जानवर को भी छोड़ दोगे तभी तो बदबू देता है। अरे जब डिकम्पोजिशन होती है तभी तो बदबू आती है, क्योंकि वो कैसा है? वहां पे माइक्रोब्स बैक्टीरिया में क्या कर रहे हैं? अपना एक्शन शो कर रहे हैं, वहां पे चल रही है तो बदबू आ रही है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चा? क्वेश्चन बनने की संभावना यही है, बाकी सब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, कैसा प्रोसेस है? एरोबिक प्रोसेस है। कोई दिक्कत बउआ? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट आ जाइए। डिकम्पोजिशन जो होता है बच्चा वो 4-5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। डिकम्पोजिशन जो होता है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला क्या है बच्चा? फ्रैगमेंटेशन। दूसरा क्या है? लीचिंग। तीसरा क्या है? कैटाबोलिज्म। नेक्स्ट क्या है? क्यूबिफिकेशन। एंड लास्ट में क्या है? मिनरलाइजेशन। तो आप फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या समझते हैं? बड़े बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटना। कैटाबोलिज्म का मतलब क्या समझते हो? तो फिर देखो बच्चा, कैटाबोलिज्म और फ्रैगमेंटेशन सेम है। कैटाबोलिज्म में भी क्या करते हो? बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में तोड़ते हो। फ्रैगमेंटेशन में भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में तोड़ते हो। तो कहोगे सर अंतर क्या है? अंतर ये है बच्चा, यह फिजिकल प्रोसेस है, यह केमिकल प्रोसेस है। इसमें एंजाइम लगता है, बिना एंजाइम का ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया बात? तो फ्रैगमेंटेशन भी क्या है बच्चा? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स और विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सेम डिफिनेशन रहेगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अगर एंजाइम हो गया, इस्तेमाल हुआ है तो क्या बोल दिया जाएगा? कैटाबोलिज्म बोल दिया जाएगा। अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्या बोल देंगे बच्चा? सिंपली फ्रैगमेंटेशन बोल देंगे। और एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन से इसका क्वेश्चन बनेगा बच्चा। क्या क्वेश्चन बनेगा और क्या आया है उसको अभी तक मैं हाईलाइट करते चलूंगा। देखिएगा, सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का बताओ डिफिनेशन आपको पढ़ना है क्या? ऑलरेडी आपको पता है। ब्रेक डाउन ऑफ डिट्राइटस। डिकम्पोजिशन किसका होगा बच्चा? डिट्राइटस होगा। देखो डिकम्पोजिशन हो रही है कि नहीं हो रही, चीजें सड़ गल रही है कि नहीं रही है। ब्रेक डाउन ऑफ डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डिट्राइटोवोर्स। जो ऑर्गेनिज्म डिट्राइटस का काम करता है, सड़ने गलाने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? डिट्राइटोवोर्स। जैसे कि बच्चा एग्जांपल क्या है? अर्थवॉर्म। एग्जांपल क्या है बउआ? अर्थवॉर्म। एग्जांपल क्या है? अर्थवॉर्म। हाँ क्या भाई बोलो, क्या बगल वाला ये डिट्राइटोवोर्स है। और क्या, इतना याद कर। फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन समझ में आया? सिंपली आपको ये आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं,
फ्रैगमेंटेशन का डिफिनेशन होता है? तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है बच्चा? ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल्स। क्या कहलाता है? फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाइए लीचिंग। देखो जब फ्रैगमेंटेशन होगा बच्चा, जब चीजों को सिंपल फॉर्म में तोड़ोगे तो क्या उसमें जो लॉक्ड मिनरल्स है वो क्या फ्री होगी, अनलॉक होगा, और जब फ्री होगा तो क्या होगा? जमीन के नीचे आएगा। आप याद करिए जब आप क्लास 6-7 में पढ़ते थे, सोशल स्टडी पढ़ा करते थे, एसएसटी, उसमें सॉइल हॉरिजॉन आपने पढ़ा था? बोलो, जिसे सॉइल बेड वगैरह बोलते हैं, पढ़े होंगे ना आपने? तो आपने पढ़ा होगा। तो बच्चा क्या होता है, जैसे जब ब्रेकडाउन चीजों का हो रहा है तो उसमें से जो मिनरल उसके बॉडी में लॉक है वो फ्री होंगे, तो वह सीप करके, रेस करके जमीन के नीचे आएगा। क्या देखिए आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8 में, किसान खेतों की जुताई क्यों करता है? किसान देखो जब खेतों की जुताई करता है तो अपने हल को क्या बिल्कुल नीचे जमीन के डालता है? नहीं डालता है, ऊपर वाला सॉइल को ऊपर नीचे कर रहा होता है। ऐसा थोड़ी होता है हल एक हाथ 10 फीट नीचे गया और जोत रहा है, ऐसा नहीं होता है ना बच्चा। किसान क्या करता है, जो टॉप सॉइल होता है, सबसे ऊपर वाला सॉइल होता है, जो ऊपर होता है उसको नीचे कर देता है, नीचे वाले को ऊपर ले आता है। ऐसा क्यों होता है बच्चा? सुनो रीजन, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स जो है बच्चा वो रिसाव करके नीचे गया है, अगर ज्यादा नीचे चला गया है तो क्या इस न्यूट्रिएंट्स का प्लांट इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं बच्चा। तो लीचिंग यही है, न्यूट्रिएंट्स का रिसाव होना। यानी जब ब्रेकडाउन हो रही है चीजें तो न्यूट्रिएंट्स फ्री होगा, तो न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में नीचे जाएगा। अगर ज्यादा नीचे चला गया तो क्या सॉइल उस प्लांट को एब्जॉर्ब कर पाएगा? अगर तुम्हारा धान का खेत है, उसमें तुमने खाद डाला, वो खाद पेश करके मिट्टी में 10 फीट नीचे चला गया, क्या 10 फीट तो भाई जड़ होता है क्या? रूट बरगद का पेड़ है तो हो सके निकाल भी ले, वो तो नहीं निकाल पाएगा। तो वो जो साल्ट था बच्चा क्या अनअवेलेबल हो गया? क्या तुम्हारा पैसा बेकार चला गया क्या? इसीलिए बोला जाता है किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कितना डालना है। अगर ज्यादा डाल दोगे तो क्या होने वाला है? नीचे ही चला जाएगा ना, कोई काम का तो रहा नहीं। इसीलिए बच्चा कौन सा, जब अगर टॉप सॉइल में अगर है तभी तो प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा ना। अरे बताओ, तो लीचिंग कुछ और नहीं है बच्चा। अब जरा पढ़ो, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो पानी में सॉल्युबल है वो न्यूट्रिएंट्स अगर गो डाउन हो जाए सॉइल हॉरिजॉन में, यानी सॉइल में नीचे चला जाए, वो क्या कहलाएगा बच्चा? लीचिंग। क्या इसे लीचिंग बोलेंगे क्या? लीचिंग एक्चुअली ये है कि बहुत ही नीचे चला गया है, प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। देखो रूट्स दिख रही है आपको, यहां तक है तो वेल एंड गुड, प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, बट बिल्कुल अगर नीचे चला गया तो क्या वह सॉल्ट जो है, जो मिनरल्स है, क्या प्लांट के लिए काम का रहा? तो वह कैसा हो गया बच्चा? अनअवेलेबल साल्ट की तरह रहा। समझ में आई कि नहीं यही बात? तो लीचिंग मतलब क्या है? अपने गांव देहात की भाषा में याद रखिएगा, रिसाव करके नीचे चला जाना, पेसना, रिस्क करके नीचे चला जाना। अगर रिस्क करके थोड़ा सा नीचे गया तब तो ठीक ठाक बात है, अगर ज्यादा रिस्क करके नीचे चला गया तो प्लांट उसे इस्तेमाल करेगा ही नहीं, तो क्या रहेगा? अनअवेलेबल हो जाएगा प्लांट के लिए। वो एक तरीके से क्या हुआ बच्चा? न्यूट्रिएंट्स कोई काम का प्लांट के लिए नहीं रहा है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत बच्चा? चलिए आगे बढ़े। तो आप बताओ फ्रैगमेंटेशन में क्या हुआ? हमने चीजों को कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन किया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में लाया। नेक्स्ट है लीचिंग। लीचिंग में क्या हुआ? जब हम फ्रैगमेंटेशन किए, जो मिनरल से बच्चा वो रिलीज करके जमीन करे नीचे चले गए। देखो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो यही पे याद हो जाना है, और घर पे जाके पढ़ लिए ना। देखो अभी ये मैंने पढ़ाया, एक बार घर से पढ़ के आ गए, यहाँ पे अगर ध्यान से सुन लिए और घर पे जाके पढ़ लिए ना बच्चा, भाई साहब उस दिन तो तुम्हारा याद हो गया, और 3-4 दिन बाद फिर से एक बार रिविजन कर लो, कभी नहीं भूलोगे। जैसे आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार घर पे पढ़ के आप आ गए, क्लास में सुन लिए, घर पे जाके पढ़ लिए, फिर आपको 2-3 दिन तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर 3 दिन बाद फिर से एक बार रिविजन कर लो, फिर आपको 10 दिन तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप 10 दिन बाद एक बार रिविजन कर लो, भाई साहब महीनों तक वो आपको याद रहेगा। ये पैटर्न होता है पढ़ने का। आप क्या करते हो? आज पढ़ लिया, भाई साहब पढ़ तो लिए, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। अब आपने इस तरीके से कर लिया ना, अब बार बार एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाओ। अब जब रिवीजन करना हो क्वेश्चन सीधा रिवीजन कर लो। 3-4 बार पढ़ लिया ना, अब जब रिवीजन करना हो क्वेश्चन लगा लिया करो। जैसे जैसे आपका टेस्ट होता है, देखो अभी आपका एनिमल किंगडम का टेस्ट होगा सपोज दैट, तो आप ऑलरेडी अगर ये पैटर्न फॉलो किए हुए रहेंगे, अगर अब आपको एनिमल किंगडम का रिवीजन करना होगा, मैं बोल दिया कि एनिमल किंगडम का क्या है टेस्ट होने वाला है, तुम लोग सब डरते हो, सर इतना बड़ा चैप्टर है, क्यों डरते हो? तुमने क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही नहीं किया, अच्छे से फॉलो नहीं किया। अगर तुम अच्छे से पढ़ लिए होते ना, सर टेस्ट है कोई बात नहीं, घर पे गए 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए, 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए, 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, यानी लगभग सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, यानी सारा टॉपिक आपका सही है, रिवाइज हो गया क्या?
आप एक क्वेश्चन बना रहे होते हैं ना, तो बैक ऑफ द माइंड 2-3 क्वेश्चन का आंसर चल रहा होता है। ये तरीका होता है बच्चा। तुम क्या करते हो, अच्छा टेस्ट है, शुरू से पहला लाइन से पढ़ना शुरू करते हो, पता चला 4 चैप्टर का टेस्ट है, 2 चैप्टर होते होते टाइम ही निकल गया, सर तैयारी ही पूरा नहीं था। पढ़ ही नहीं रहे हो सही तरीके से, तैयारी तो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। देखो नेक्स्ट क्या है बच्चा, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में भी क्या हो रहा है, देखो डिग्रेडेशन, यहां भी क्या किया जा रहा है बच्चा, तोड़ फोड़ ही किया जा रहा है इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस है बच्चा, उसको भी क्या किया जा रहा है, ब्रेक डाउन ही किया जा रहा है, बट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। वो एंजाइम कौन रिलीज करेगा बच्चा, बैक्टीरिया और फंगस रिलीज करेगा। जो पैटर्न बताऊं उसको फॉलो करो, तब देखो टेस्ट में कैसे इंप्रूवमेंट होती है, तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उसी तरीके से। और यही तरीका भी होता है बच्चा तैयारी करने का। देखो यानी जब एंजाइम के थ्रू चीजों का ब्रेकडाउन होगा, वो क्या कहलाएगा, कैटाबोलिज्म कहलाएगा। देखो फ्रैगमेंटेशन में एंजाइम नहीं आया था, वहां पे अर्थवर्म क्या कर रहा था, सिंपल को सॉरी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर रहा था। जैसे अगर आप देखो देखे होगे बच्चा, ये क्या होता है बच्चा, कंप्लीट लीफ होता है। ये क्या होता है, कंप्लीट लीफ होता है कि नहीं होता है। लेकिन कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिसको वो क्या करता है, अर्थवर्म ऐसे 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 करके, मतलब कंप्लीटली किनारे किनारे से खा गया। मतलब क्या किया, उसको ब्रेक डाउन करके सॉइल में मिक्स कर दिया, ब्रेक डाउन करके सॉइल में रिलीज कर दिया। समझ में आई बात। और उस जब ब्रेक डाउन होकर के देखो, ये लीफ इतना बड़ा था, अब लीफ इतना बड़ा रह गया, यानी जो लीफ जो सॉइल में गया उस पे अब बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो करेगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं। फिर से अगर मैं बोलूं, देखो ये पत्ता इतना बड़ा है, ये लीफ क्या है बच्चा, इतना बड़ा है। जो लीफ देखो, जब ग्राउंड में से लीफ उठाओ तो लीफ में देखो जहां तहां छेद रहता है, ऐसे ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म खा गया होता है। अगर वहां पे अर्थवर्म वगैरह है तो एक्चुअली ये लीफ क्या हुआ, आइदर अर्थवर्म ने ईट कर लिया या फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में एक बड़ा सा लीफ को छोटे छोटे पीसेस में करके मिट्टी में मिला दिया। अब उसी पे हमारा बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो करेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात। और उसे और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अरे बड़े से लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, अब उसके बाद उसमें कौन आ रहा है, बैक्टीरिया एंड फंगी आ रहा है, और उसमें एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है, उसे और भी सिंपल फॉर्म में बदल दे रहा है। समझ में आई बात बच्चा। ध्यान देने वाली बात क्या है, फ्रैगमेंटेशन पहला स्टेप क्या था बच्चा, फ्रैगमेंटेशन। दूसरा स्टेप क्या था, लिचिंग। तीसरा स्टेप क्या था बच्चा, कैटाबोलिज्म। ये स्टेप एक साथ चल रहा होता है। आपको भरे मैंने सीक्वेंस में पढ़ाया, ऐसा नहीं कि सर पहले फ्रैगमेंटेशन होगा उसके बाद बैक्टीरिया इंतजार कर रहा हो, अभी तो मेरी बारी नहीं आई है हम क्यों करें, ऐसा नहीं होता है। सारा प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। सारा प्रोसेस कैसे चल रहा होता है बच्चा, एक साथ चल रहा होता है। लिचिंग भी हो रहा होता है, फ्रैगमेंटेशन भी हो रहा होता है, कैटाबोलिज्म भी हो रहा होता है। इसके बाद ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की बारी आती है। इसके बाद ह्यूमिफिकेशन की बारी आएगी एंड मिनरलाइजेशन की बारी आएगी। यहां तक में कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए। नेक्स्ट ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, ह्यूमस का बनना। देखो ये जब देखोगे तो थोड़ा सा आप खुद देखो, कहीं गांव में अगर रहे हो, कहीं कोई किसान होगा, अपना देखो गोबर को एक जगह इकट्ठा करता है, तो देखना जब गोबर को इकट्ठा करता है, जब धान का सीजन शुरू होता है तो अपना गोबर को खेतों में डालता है। ध्यान देना ऊपर वाला गोबर का कलर कुछ और होता है, और जो सबसे नीचे वाला गोबर होता है ना, वो बिल्कुल काला होता है। हाथ में लोगे ना तो भूस आ जाएगा। ऊपर वाला गोबर हाथ में लोगे, हाथ में गंदा, हाथ गंदा हो जाएगा। लेकिन वो वाला गोबर से भी गंदा होगा, लेकिन वो क्या होगा, पाउडर फॉर्म में आपको मिलने वाला है। जैसे आजकल गमले में जो लोग लगाते हैं पेड़ पौधे, उसके लिए ह्यूमस नहीं खरीदते हैं। एक्चुअली क्या है, वो खरीद रहे हैं, ऑलरेडी किसान लोग उसको खुद बनाता है। एक्चुअली हुआ क्या, धीरे धीरे गोबर का ढेर लगते चला गया क्या, और नीचे में कंडीशन क्या, गोबर में मिथाइनोजेंस, एनारोबिक बैक्टीरिया। ऑलरेडी एनारोबिक कंडीशन मिला क्या, एनारोबिक कंडीशन में सेल्यूलोज, पेक्टिनेज, सब कुछ क्या हुआ बच्चा, डाइजेस्ट होता चला गया। एक्चुअल में ह्यूमस वही होता है। एक्चुअल में जो खाद होता है ना, जो रिच होता है ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर में, वही ह्यूमस होता है। जो नीचे में काला वाला होता है ना, वही काम ज्यादा फायदा करता है प्लांट को। गोबर उतना फायदा नहीं करता है, लेकिन इसलिए गोबर भी डाल देते हैं। गोबर अल्टीमेटली ह्यूमस किससे बना, अल्टीमेटली गोबर से ही बना है ना। अरे वो ज्यादा फायदा कर रहा है, ये थोड़ा कम फायदा करेगा, फायदा तो करेगा ही करेगा, क्लियर कि नहीं। लेकिन ज्यादा न्यूट्रिएंट में रिच कौन सा होता है, जो नीचे में ब्लैक कलर का होता है ना, आप इमेजिन कर पा रहे हो, देखे होगे तो, वो ज्यादा काम करता है बच्चा। और अब इंग्लिश में देख लेते हैं। क्या जो आप नीचे से निकालते हो बच्चा पाउडर वाला फॉर्म, उसका कोई शेप होता है क्या, तो कैसा शेप होता है, अमॉर्फस। उसे क्या बोलते हैं, अमॉर्फस। एक्युमुलेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस कैसा होता है बच्चा, डार्क अमॉर्फस सबस्टेंस। अब रटने की जरूरत है क्या, मैंने आपको खुद बता दिया कि जब जैसे गोबर का पाइल्स लगा हुआ, ढेर लगा हुआ है, जो नीचे में, जैसे ये जमीन है बच्चा,
क्या ये जमीन है, इसके ऊपर गोबर जमा होता चला जाएगा। यहाँ पे जो मिलेगा ना आपको एक्चुअल में यही ह्यूमस है, यही आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक इस कलर का मिलेगा। देखो आपको आप कलर याद करने की जरूरत है क्या? क्या आप जब गोबर हटाते हैं तो नीचे से रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है क्या, ट्रायंगुलर फॉर्म में आता है क्या? कोई शेप नहीं रहता है। तो कैसा हो गया बच्चा? अमॉर्फस हो गया। कैसा हो गया? एमॉर्फस हो गया। तो ह्यूमस कैसा होता है? डार्क अमॉर्फस सबस्टांस होता है। क्लियर है क्या? दूसरी बात आप क्या याद रखेंगे? ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजेस वेरी स्लोली। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ह्यूमस कैसा होता है बच्चा? रेजिस्टेंट होता है। ह्यूमस क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है। जब रेजिस्टेंट ऑलरेडी है, माइक्रोब्स उस पर काम नहीं कर पाएगा, अगर काम करेगा भी तो बहुत ही स्लोली करेगा। आप बताओ, तो इससे जो मिनरल्स होगा इतना आसानी से रिलीज हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है? ह्यूमस कैसा होता है बच्चा? रेजिस्टेंट होता है माइक्रोब्स का। जब माइक्रोब्स के लिए रेजिस्टेंट है और तब क्या है? रेजिस्टेंट है तो क्या डिकम्पोजिशन भी क्या हो जाएगा बच्चा? स्लोली हो जाएगा। अब बस ये याद रखेंगे, रेजिस्टेंट है माइक्रोब्स के लिए तो दिमाग में अपने आप बैक ऑफ द माइंड में चलेगा, क्या जब रेजिस्टेंट है तो डिकम्पोजिशन कौन करता है? माइक्रोब्स ही तो करता है ना। तो क्या डिकम्पोजिशन इतना आसानी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है बच्चा? अब बताओ, इसे आप अपने प्लांट में क्यों डालते हैं? क्योंकि रीजन आपसे पूछेंगे सर इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या बोल सकते हो? रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, भंडार ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अरे बोलो, इसे क्या बोल देंगे बच्चा? क्या कर रहा है ये? इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियस बात है, ह्यूमस है तो न्यूट्रिएंट्स तो रहेगा, तभी तो हम डाल रहे हैं। इसी को बच्चा बोला जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कुछ और नहीं, ह्यूमस ही है। इसका नॉर्मल जो एक 20-20 kg का जो बोड़ा आता है ना, 300-400 रुपए का आता है। गोबर नहीं, ह्यूमस का बोड़ा बोल रहा हूँ, गोबर का बोड़ा नहीं बोल रहा हूँ। ह्यूमस जो नॉर्मली आप जो देखो मार्केट में जाइएगा, जो पैकेट मिलता है ना, पैकेट का रेट पूछना, 50 रुपए से नीचे बोलता ही नहीं है वो जो 20 kg का पैकेट आता है ना, 400-500 रुपए का आता है। कितना भी घर रहेगा ना घटिया, तो 300 नीचे से नहीं देने वाला है। ह्यूमस की बात कर रहे हैं। हाँ, गोबर नहीं बोलेंगे, गोबर जो सड़ गल गया है बिल्कुल, इसलिए तो बोलो नीचे वाला जो बिल्कुल ब्लैक अमॉर्फस होता है, मार्केट में बहुत बिकता भी है। इसलिए तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महंगे आते हैं, और क्योंकि उसका इनपुट ज्यादा हो रहा है, तब ऐसा बात है, कमाने का ना बेच करके, तो सब जो लागत लगी है उससे तो ज्यादा ही बचेगा ना। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है बच्चा? पहला बात पूछेगा ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस क्या है बच्चा? ब्लैक अमॉर्फस सबस्टांस है। दूसरा क्या बनेगा? ह्यूमस का नेचर कैसा होता है? तो हाईली रेजिस्टेंट नेचर का होता है, इसलिए उसका डिकम्पोजिशन वेरी स्लो होता है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है, इसलिए इसे रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कोई दिक्कत बच्चा? जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, अंडरलाइन करते चलना या हाईलाइट कर लेना, अपने इंडिकेट कर लेना कि इंपॉर्टेंट है। आप पीवाई क्यू लगा के देखिएगा, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। आगे आगे बढ़ू, नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। अब इस ह्यूमस को आप कहाँ डालोगे? अपने गमले में डालोगे, अपने खेतों में डालेंगे, प्लांट्स के पास डालेंगे। अब उसके बाद क्या होगा बच्चा? अब जब ह्यूमस को आपने डाला है, प्लांट्स में डाला है, तो अब क्या ह्यूमस धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेगा बच्चा? अरे ह्यूमस में क्या है? न्यूट्रिएंट्स का भंडार है, भंडारण है न्यूट्रिएंट्स का। अब उसे आप जब अपने प्लांट में डाले हैं, तो प्लांट में जब ह्यूमस को डाला है, तो ह्यूमस क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को स्लोली रिलीज करता है, धीरे धीरे करके रिलीज करता है। देखो, इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। याद रखना बच्चा, इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स। धीरे धीरे रिलीज क्यों होगा बच्चा? क्योंकि कैसा है? रेजिस्टेंट है ना, तो फास्ट डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं, स्लोली डिकम्पोजिशन होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स, देखो केमिकल फर्टिलाइजर में दिक्कत क्या होता है? तो डालते अचानक से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसा देखिएगा, समझना, कभी आपने देखा है जो प्लांट होते हैं, धान या गेहूं, अगर ज्यादा खाद डाल दो तो वहां पे उजला उजला हो जाता है मिट्टी के ऊपर। सॉल्ट आपने ज्यादा कर दिया, कंसंट्रेशन ज्यादा कर दिया, अगर ध्यान, अरे व्हाइटिश कलर का डिपोजिशन हो जाता है, सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। इससे क्या हुआ कि अचानक से आपने वहां पे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा दे दिया, और ये क्या कर रहा है? ज्यादा तो दे रहे, ऑलरेडी ह्यूमस कैसा है? रेजिस्टेंट नेचर का है, तो ह्यूमस तो आपने ज्यादा डाला है, लेकिन उससे जो न्यूट्रिएंट्स बाहर आ रहे हैं, जो प्लांट को मिलने चाहिए, वो बिल्कुल धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं, और प्लांट उसे कंज्यूम करते जा रहा है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आपने एक साथ डाल दिया, वो अचानक से मिट्टी में, पानी में घुला, क्योंकि मिट्टी में पानी होगा, पानी में घुला और चला जाएगा मिट्टी में। अब एक साथ न्यूट्रिएंट्स हो गया प्लांट के पास, अब प्लांट
जितना जरूरत रहे उतना ही तो एब्जॉर्ब करेगा ना, बाकी सब कैसा हो जाएगा, वहीं पे रहेगा। अगर ज्यादा डाल दिया तो बिल्कुल सॉल्ट के जैसा उजला उजला दिखेगा आपको। समझ में आई बात? इसलिए देखो ऐड देखोगे किसानों को कितना डालना चाहिए यूरिया, इसकी एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट करता है। या फिर जब एग्रीकल्चर में पढ़ाया था कितना डालना चाहिए, कितना में कितना डालना चाहिए। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो मिनरलाइजेशन क्या है? मिनरलाइजेशन में बच्चा ह्यूमस के द्वारा न्यूट्रिएंट्स का फ्री होना, ह्यूमस से न्यूट्रिएंट्स का फ्री होना ही क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? अगर वो न्यूट्रिएंट्स नीचे चला जा रहा है, मिट्टी में चला जा रहा है और अनअवेलेबल है, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं बच्चा? लीचिंग। अगर न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में चला जा रहा है और प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म्स में अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? लीचिंग कहलाएगा। अगर वह ह्यूमस के द्वारा न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहा है और प्लांट उसे कंज्यूम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा बच्चा? मिनरलाइजेशन कहलाएगा। अरे क्लियर है क्या? कैसे रिलीज हो रहा है बच्चा? डिग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमस। ह्यूमस का डिग्रेडेशन धीरे धीरे हो रहा है और उससे मिनरल्स क्या हो रहे हैं बच्चे? बाहर निकल रहे हैं। प्लांट उसे क्या कर रहा है? कंज्यूम करते चला जा रहा है। और समराइज कर लेते हैं, बताइएगा डिकम्पोजिशन में कितना स्टेप्स? 5 स्टेप्स। पहला फ्रैगमेंटेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मिनरलाइजेशन। एक एक करके डिफिनेशन देख लेते हैं। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है बहुआ? हाँ, बड़े बड़े चीजों को छोटे छोटे रूप में टूटना क्या कहलाता है? फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। फ्रैगमेंटेशन के रॉ मटेरियल को यानी डिकम्पोजिशन के रॉ मटेरियल को डिट्राइटस बोल देते हैं। फ्रैगमेंटेशन कौन कैरी ऑन करेगा बच्चा? डिट्राइटोवोर्स कैरी ऑन करेंगे। एग्जांपल के लिए आप अर्थवॉर्म बोल सकते हो। अरे बोलो। नेक्स्ट आता है बच्चा लीचिंग। जब आप फ्रैगमेंटेशन कर रहे हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे। अगर वह न्यूट्रिएंट्स जमीन में सीप गए, रेस गए और वह अनअवेलेबल हो गया, अगर ज्यादा नीचे चला गया तो उसे क्या बोल देंगे बच्चा? लीचिंग बोल देंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चा? कैटाबोलिज्म। बिल्कुल सब फ्रैगमेंटेशन वाला ही रहेगा, बस यहाँ पे एंजाइम आ जाएगा, वह एंजाइम बैक्टीरिया और फंगी रिलीज करेगा। क्या कहलाएगा? कैटाबोलिज्म। नेक्स्ट क्या है बच्चा? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? ह्यूमस का बनना। ह्यूमस क्या होता है? ब्लैक एमॉर्फस सबस्टेंस होता है। ह्यूमस का नेचर कैसा होता है? रेजिस्टेंट होता है। क्लियर है क्या? ह्यूमस का नेचर कैसा होता है? रेजिस्टेंट होता है माइक्रोब्स का, इसलिए उसका डिकम्पोजिशन स्लो होता है। क्लियर है क्या? ह्यूमिफिकेशन में। उसके बाद क्या गया बच्चा? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होता है? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस मिनरल्स का रिलीज होना, स्लोली स्लोली मिनरल्स का रिलीज होना क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन कहलाता है। यही तो डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन कैसा प्रोसेस है बच्चा? एरोबिक प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन कैसा प्रोसेस है? एरोबिक प्रोसेस है। अब बात करेंगे बच्चा डिकम्पोजिशन का जो रेट है किस बात पर डिटरमाइन करेगा? आप जरा खुद बताइएगा। अगर डिकम्पोजिशन के लिए सिर्फ सेल्यूलोज है, अब वैसे बात डिकम्पोजिशन स्लो होगा या फास्ट होगा? फास्ट और सेल्यूलोज ज्यादा हो जाएगा। सॉरी स्लो होगा। अगर नाइट्रोजिनस कंपाउंड है फास्ट हो जाएगा। अगर नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, शुगर है तो फास्ट हो जाएगा। सेल्यूलोज है, पेक्टिन है तो स्लो हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है यानी तो डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। जैसे देखो ह्यूमिड कंडीशन में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, इसलिए देखो बरसात में मौसम कैसा होता है? तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन उसमें फंगी ज्यादा ग्रो करता है कि नहीं करता है? एक्चुअली फंगस ही तो डिकम्पोजिशन कैरी ऑन कर रहा है। आप कोई भी चीज को रखो, ब्रेड रखो, तुरंत उसमें फंगस ग्रो कर जाता है। बरसात के टाइम में आप पर्स रखो, लेदर पर्स रखो, देखो लेदर पर्स में व्हाइटिश अपीयरेंस आ जाते हैं, लेदर पर्स का कलर चेंज हो जाता है। एक्चुअली क्यों हुआ? फंगस ग्रो कर गया। समझ में आई ना बात बच्चा? चलिए आगे देखते हैं। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, चलो इसको मैं समझा देता हूँ। ऑलरेडी आप ये समझ भी रखें कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। देखो क्या यह प्लांट है? क्या प्लांट से पत्ता गिरे या प्लांट पूरा गिर जाए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट का पत्ता गिरा, अब ये पत्ते पे देखो, मैं यही बात बोल रहा था, पत्ता क्या किनारे से अर्थवॉर्म ने खा गया? बोलो। अब ये पत्ता है बच्चा, अर्थवॉर्म ने खा गया। अब इसे क्या हो सकता है? अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाए बच्चा? ऑर्गेनिक अर्थवॉर्म में मिट्टी में मिला दिया है तो क्या हो सकता है? डायरेक्ट मिट्टी में मिल जाएगा। या फिर इस पे क्या होंगे? फंगी ग्रो करेगा, मशरूम्स वगैरह ग्रो करेगा, और मशरूम क्या करेगा? रिलीज करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा, तो कैटाबोलिज्म होगा। देखो मशरूम ग्रो किया बच्चा और वापस से फिर से सॉइल में आ गया। डायरेक्ट देखो पत्ता गिरा, लीफ गिरा, सॉइल में डिकम्पोजिशन हुआ तो डायरेक्ट कुछ ना कुछ आ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। अदरवाइज क्या होगा? उस पे डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? डिकम्पोजर्स आएंगे, यानी हमारा बैक्टीरिया फंगी ग्रो करेगा। बैक्टीरिया फंगी आगे का डिकम्पोजिशन कैरी ऑन करेगा। देखो ये लीफ दिख रहा था, अब बिल्कुल सॉल्युबल फॉर्म में आपको दिख रहा है। अब ये वापस से क्या आएगा बच्चा?
हमारा डिकम्पोजिशन फर्दर अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, ये सब दिया हुआ है। ये सब क्या है बच्चा हमारा डिट्राइटोबोर्स डिकम्पोजर्स है। क्लियर है ना? क्या क्या एग्जांपल हो गया? अर्थवर्म, बैक्टीरिया, फंगी। क्लियर है क्या? मैं पढ़ दे रहा हूं। ग्रीन लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड, सम आर ईटन बाय द इंसेक्ट्स, कुछ पत्ते खा लिए जाएंगे, बाकी बचे पत्ते एनिमल्स न्यूट्रिएंट्स इंटर्स इनटू द फूड वेब, वो क्या करेगा? फूड चेन, फूड वेब में इंटर करेगा। कैसे इंटर करेगा बच्चा? जो पत्ता, मान लो कोई एनिमल ने इस पत्ते को खा लिया, एक ही पत्ता तो नहीं गिरेगा, बहुत सारा पत्ता गिरेगा। कुछ पत्ते को बकरी ने खा लिया, बकरी को शेर ने खा लिया, तो क्या वापस चला गया फूड चेन में? कुछ पत्ते बच गए, उस पत्ते पे अर्थवर्म आ गया, उस पत्ते पे अर्थवर्म आ गया। अर्थवर्म ने क्या किया? उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑर्गेनिक मैटर उसका सॉइल में फिक्स कर दिया। अदरवाइज उस पर क्या हुआ बच्चा? फंगस ग्रो किया, फिर उसे क्या किया? ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया। समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे बोलो, आगे बढ़ा जाए? कोई दिक्कत है तो बोलो इस डायग्राम पे। कोई काम का नहीं है। अच्छा, ये काम का है। क्या क्या फैक्टर्स है जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन? बच्चा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे। अगर डिट्राइटस में, सड़ने गलने वाले चीजों में लिग्निन की मात्रा और काइटिन की मात्रा, क्या है लिखा? डिकम्पोजिशन इज स्लो। हाँ, मतलब लिग्निन की मात्रा, काइटिन की मात्रा ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा बच्चा? स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है बच्चा? माइक्रोबियल एक्शन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, इनका डिकम्पोजिशन स्लो होता है। क्लियर है ना? क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर हमारा डिकम्पोजर्स यानी जो हमारा सड़ने गलने वाली चीजें हैं उसमें लिग्निन का या फिर काइटिन का अमाउंट ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा बच्चा? स्लो हो जाएगा। वही अगर हम बात करेगा सड़ने गलने वाले चीजों में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की मात्रा ज्यादा रहेगा, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड की मात्रा ज्यादा रहेगा, जैसे कि शुगर। बोलो, शुगर बोले तो ग्लूकोज बोल दो। ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो उसका डिकम्पोजिशन बच्चा फास्ट होगा। उसका डिकम्पोजिशन क्या होगा? फास्ट होगा। अब जैसे देखो, समझने के लिए, आप एक लकड़ी का गट्ठा, लकड़ी का लॉक्स रखा हुआ देखते हो, लकड़ी, उस लकड़ी को साल भर भी ऐसे छोड़ दोगे ना वैसे ही रखा रहेगा। स्लाइट डिकम्पोजिशन होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर वही आप एक रोटी का टुकड़ा रखो, 1 महीने में खत्म हो जाना है, अगर कोई उसको खाएगा नहीं तो डिकम्पोजिशन उसको आसानी से डिकम्पोज कर देंगे। लेकिन वही लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है तो बहुत टाइम लेगा बच्चा डिकम्पोज होने में, सड़ने गलने में बहुत टाइम लेता है। क्यों हुआ बच्चा? क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन स्लो हुआ। रोटी का डिकम्पोजिशन फास्ट हुआ। ऐसा क्यों बच्चा? क्योंकि इसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा था, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा था। लकड़ी में क्या था बच्चा? सेलुलोज की मात्रा ज्यादा था, लिग्निन की मात्रा ज्यादा था, काइटिन की मात्रा ज्यादा था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यानी ये किस बात पे डिपेंड किया बच्चा? नेचर ऑफ द डिट्राइटस। डिट्राइटस का नेचर कैसा है? लिग्निन में ज्यादा है, काइटिन में ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। या कार्बन कंटेनिंग मात्रा ज्यादा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग की मात्रा ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। तो किस बात पे डिपेंड किया बच्चा? नेचर ऑफ द डिट्राइटस। दूसरी बात, क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर वार्म टेम्परेचर है यानी हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर का मतलब 100-200 नहीं, 40-50, 30-40। तो देखो, ऐसे भी देखो ना आप, गर्मी में चीजें जल्दी खराब होती है कि मम्मी गर्मी में खाना बनाती है तो खराब होती है कि नहीं होती है? खराब हो जाती है, मतलब उसमें बैक्टीरिया फंगी ग्रो कर गया, टेस्ट बदल दिया उसका, चीजें क्या हो गई? खराब हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वही चीज देखो बच्चा, ठंडा में खराब जल्दी नहीं होता है, क्योंकि इस समय क्या होता है बच्चा? डिकम्पोजर्स ग्रो नहीं कर पाते हैं आसानी से। इसीलिए वार्म इन्वायरमेंट यानी हॉट इन्वायरमेंट और साथ ही साथ मॉइस्ट, बरसात के टाइम में क्या होती है बच्चा? डिकम्पोजिशन को फेवर करता है, डिकम्पोजिशन को प्रमोट करता है। यानी हाई टेम्परेचर मॉइस्ट इन्वायरमेंट, हाई टेम्परेचर मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर्स डिकम्पोजिशन, वेयर एज लो टेम्परेचर और डिकम्पोजिशन एरोबिक प्रोसेस है कि एनारोबिक प्रोसेस है? एरोबिक प्रोसेस है। लो टेम्परेचर कर दो और ऑक्सीजन की कमी कर दो तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो या स्लो हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, लो टेम्परेचर, सर्दी का मौसम देख लो, चीजें आसानी से खराब हो पाती है क्या? नहीं खराब हो पाती है, लंबे चलती है। लंबा क्यों चल पा रही है? क्योंकि डिकम्पोजिशन का रेट क्या हो रखा है? स्लो रखा है। और आपको स्टार्टिंग में बताया गया था ना कि डिकम्पोजिशन कैसा प्रोसेस है बच्चा?
एरोबिक प्रोसेस है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया बच्चा, एनारोबिक डाल दिया है। क्या डाल दिया है, एनारोबिक प्रोसेस डाल दिया है। लिखा हुआ ना, इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा बच्चा तो क्या गंदे चीजों का अंबार लग जाएगा? बोलो, ये हमारा था बच्चा दैट्स ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में आप क्या याद रखेंगे, पांचों स्टेप का नाम याद रखेंगे। उनमें जो पहला 3 स्टेप था, क्या था, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, लीचिंग, ये साइमल्टेनियसली चलता है। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन हमने देखा, मिनरलाइजेशन देखा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, 2 फैक्टर थे, इन्वायरमेंटल फैक्टर थे एंड नेचर, सबस्ट्रेट था। सबस्ट्रेट का नेचर, अगर सबस्ट्रेट ऑफ द नेचर बोले तो डिट्राइटस का नेचर। डिट्राइटस के नेचर में अगर हमारा लिग्निन का मात्रा, काइटिन का मात्रा ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन स्लो रहेगा। अगर शुगर की मात्रा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की मात्रा ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, डिकम्पोजिशन फास्ट रहेगा। अगर टेम्परेचर कम है और एनारोबिक कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। मैंने आपको 2 बार में यही में बता दिया। आपको सब घर पे जाकर 3 बार तो पढ़ ही सकते हो, 4 बार तो पढ़ ही सकते हो। चीजें कैसे नहीं याद होंगी, बिल्कुल याद होंगी। इन चीजों को अंडरलाइन कर लो बच्चा अपने एनसीईआरटी में, इन चीजों को अंडरलाइन कर लो। आगे बढ़े बच्चा, कल का स्लाइड मिला था जो बचा हुआ था, आपको अंडरलाइन कर लिए थे एनसीईआरटी में। बोलो, आगे बढ़े ना, आगे आ जाइए। एनर्जी फ्लो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ, एनर्जी फ्लो। आप बताएंगे एनर्जी कैसे फ्लो होगा बच्चा, एनर्जी का मूवमेंट कैसे होता है, लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ होता है, लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल तक होता है। तो एनर्जी का फ्लो बच्चा कैसे होता है, सूरज दादा रहते हैं, सूरज दादा से ऑटोट्रॉप्स में आता है, ऑटोट्रॉप्स से हेटरोट्रॉप्स में जाता है। बोलो, और हेटरोट्रॉप्स से फाइनली डिकम्पोजर्स में जाता है, और डिकम्पोजर्स वापस इसको रिलीज कर देता है। आगे देखिए कैसे कैसे होता है। ध्यान देने वाली बात है बच्चा, इस अर्थ में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बच्चा, सूरज दादा ही है कि नहीं? तो आपको पता ही है। देखो, सूरज दादा से जितनी रोशनी आती है, सारे रोशनी में फोटोसिंथेसिस करवाने की कैपेसिटी नहीं होती है। अगर सूरज दादा से जितनी भी रोशनी आती है, सारे रोशनी में फोटोसिंथेसिस करवाने की कैपेसिटी नहीं होती है बच्चा। लेस देन 50%, यानी जितनी सूरज दादा की रोशनी है उसका 50% से भी कम रोशनी ऐसा होता है जो फोटोसिंथेसिस करवाने लायक होता है। यानी अगर सूरज दादा से रोशनी 100 निकली है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, 100 निकली है तो उसमें से 50 से भी ज्यादा रोशनी ऐसा होगा जिसको फोटोसिंथेसिस करवाने का कैपेसिटी ही नहीं है। यानी लेस देन 50% ही सूरज दादा के रोशनी में पावर है, वह फोटोसिंथेसिस करवा पाता है। तो जिस रोशनी में कैपेसिटी है बच्चा फोटोसिंथेसिस करवाने की, उसे हम क्या नाम देते हैं, पार, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। आपको ये रटना नहीं है, अपने आप डिफिनीशन ही, ये नाम ही बता रहा है, ऐसा बच्चा रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस करवा सकता है, ऐसा रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस करवा सकता है, वह क्या कहलाता है बच्चा, पार। पार का वैल्यू कितना होता है, 50% से भी कम होता है। कितना होता है, लेस देन 50%। किसका लेस देन 50% बच्चा, सोलर रेडिएशन का। टोटल सोलर रेडिएशन का लेस देन 50% क्या होता है बच्चा, पार का वैल्यू होता है। क्लियर है, पॉइंट अंडरलाइन हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है बच्चा? अब सोचो लेस देन 50% ही एनर्जी है जिससे पूरा नेचर चल रहा है, जिससे पूरा नेचर चल रहा है। कोई दिक्कत बच्चा? अब जरा समझिएगा, पार का वैल्यू कितना है, मैक्स टू मैक्स 50 जा सकता है, मैक्स टू मैक्स 50 जा सकता है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। उस 50 का मात्र 2 से 10% ही एनर्जी जो होता है प्लांट ले पाता है। यानी पार कितना हुआ बच्चा, लेस देन 50%, यानी मैक्स टू मैक्स मैं 50% मान के चल रहा हूं। उस 50% का 2 से 10% ही एनर्जी प्लांट अपने पास रखता है। अगर टोटल सोलर रेडिएशन की बात की जाए तो उसका 1 से 5%। समझ में आई कि नहीं ये बात? ये अरे 50% एक्टिव है, उसमें से 2 से 10 ले रहा है, तो टोटल में कितना ले रहा है, 1 से 5 ही ले रहा है ना। अरे बोलो, तुम सोचो अगर सूरज की रोशनी 100 आ रही है तो मात्र 1 या 5 रोशनी ही ऐसी है जो पूरा नेचर को क्या कर रहा है, सरवाइव करवाए हुए। इमेजिन कर सकते हो आप, समझ में आई बात?
तो क्या है बच्चा, यानी अगर टोटल सोलर रेडिएशन की बात की जाए तो उसका कितना है बच्चा, 1 से 5% ही सोलर रेडिएशन प्लांट ले पाता है। क्लियर है। लेकिन अगर पार की बात की जाए तो उसका कितना हो जाएगा बच्चा, 2 से 10% ऑफ द पार जो है वो प्लांट कैप्चर कर पा रहा है और फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। क्लियर है ना, बोलो। इकोसिस्टम जो होता है बच्चा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इकोसिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। इकोसिस्टम जो होता है बच्चा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। इतना पॉइंट अंडरलाइन हो जाना चाहिए आपका एनसीईआरटी में। आगे बढ़ा जाए, आगे आ जाइए बच्चा। तो सबसे पहला सोलर रेडिएशन को फिक्स कौन करता है बच्चा, प्रोड्यूसर फोर्स, प्रोड्यूसर्स यानी ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। बताओ ये आपको नहीं पता है क्या, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है बच्चा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मान लो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर कौन है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन घास हो गया, वुडी प्लांट हो गया, हर्बेसियस प्लांट बोले तो घास फूस, वुडी प्लांट बोले तो बड़े बड़े वृक्ष। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स हो गए। प्लांट्स कोई भी हो सकते हैं, हर्बेसियस प्लांट भी हो सकता है, वुडी प्लांट भी हो सकता है। हर्बेसियस प्लांट बोले तो घास फूस हो गया, वुडी प्लांट बोले तो जिनके मजबूत स्टेम होते हैं। अगर वही एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की जाए तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स, अलगी, अरे बोलो जूप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन तो हेटेरोट्रॉप्स है, फाइटोप्लैंक्टन या फिर अलगी, अरे ऐसा आपने पढ़ा है अलगी, रोडोफाइसी, रेड अलगी, डेप्थ ऑफ द ओशन में मिलता है, डेप्थ ऑफ द ओशन में मिलता है, तो वहां भी तो ऑटोट्रॉप्स की तरह काम करेगा। तो बच्चा जनरली हमें किससे काम चल जाता है, फाइटोप्लैंक्टन से चल जाता है। क्या आपने कल ये नहीं पढ़ा है क्या, एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्लांट्स भी मिलते हैं क्या, तो मिलते हैं तो प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करेगा। एक्वेटिक प्लांट अगर है तो वही फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन जनरली हम मान के चलते कोई प्लांट वाला नहीं है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई वाटर बॉडी है ना बच्चा तो फाइटोप्लैंक्टन वहां मिलना ही मिलना है। कोई दिक्कत है बच्चा, जो एनर्जी ऑटोट्रॉप्स अपने अंदर कैप्चर करता है, ट्रैप करता है, उसको हेटेरोट्रॉप्स के पास देता है बच्चा बाय फीडिंग, बाय प्रीडेशन। एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज पास टू द कंज्यूमर। जो एनर्जी प्रोड्यूसर में है वह कंज्यूमर के पास कब जाएगा, जब कंज्यूमर उसे खा लेगा, नहीं तो फिर वह जब मरेगा। समझ में आई, अरे प्रीडेशन बोला ना, प्रीडेशन, प्रीडेशन ही वो मेथड है बच्चा, याद करो, अंडरलाइन भी करवाता है प्रीडेशन में। प्रीडेशन ही वो मेथड है जिससे नेचर में एनर्जी फ्लो होते रहता है। ये स्लाइड ऐसे दिया था, इस स्लाइड में कोई काम का नहीं था, इस स्लाइड में जितना दिया सब आपको आता है। अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोड्यूसर के बारे में पता करना था। क्या आपको पता नहीं है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होता है, क्या आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होता है नहीं पता है, नहीं तो आपने पढ़ा है। आगे आ जाओ बच्चा, ये ध्यान देना है। कंज्यूमर, बच्चा कंज्यूमर 3 तरीके का होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। बच्चा ये जो दे रखा है ना आपके फिगर में, ये फूड चेन दे रखा है। क्या दे रखा है, फूड चेन। जैसे देखो सूरज दादा दिख रहा है, ग्रीन प्लांट दिख रहा है, हर्बेसियस प्लांट दिख रहा है, ये क्या क्या खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस किया। ये सूरज दादा कितना रोशनी लिया, पार कितना होता सूरज दादा का, लेस देन 50%, उस पार का 2 से 10%, टोटल सोलर रेडिएशन का 1 से 5%। क्लियर है ना, कैप्चर किया। अब इसे किसने खा लिया बच्चा, ग्रास ओपर ने खा लिया। किसने खाया, ग्रास ओपर ने खाया। ग्रास ओपर ने क्या खाया बच्चा, ग्रासेस को खाया। तो ग्रास ओपर हमारा क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। उस ग्रास ओपर कौन खा गया, मेढक खा गया। वो मेढक क्या हो गया बच्चा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। फ्रॉग को कौन खा गया, सांप ने खा लिया, स्नेक ने खा लिया, वो क्या हो गया बच्चा, टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। अब सांप को कौन खा गया, हॉक, ईगल लेके उड़ गया आसमान में सैर करवाने, खा गया। तो ये क्या हो गया बच्चा, टॉप कंज्यूमर हो गया। क्या हो गया बच्चा, टॉप कंज्यूमर हो गया। और अल्टीमेटली बच्चा ईगल का भी वो दिन आ गया जिस दिन वह मर गया। फिर उसे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस आया, इसमें डिकम्पोजिशन हुआ, फिर से यानी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स था फाइनली ईगल के अंदर आ गया। अब उस ईगल पे बैक्टीरिया आएगा, फंगी आएगा, अथवा वगैरह आएंगे, और उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको वापस से क्या करेंगे, मिट्टी में छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे घास उगेगा, फिर से साइकिल चलेगा। समझ में आई कि नहीं ये बात बच्चा। तो जो ग्रीन प्लांट है ये क्या है बच्चा, ऑटोट्रॉप्स है। क्या है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को जो खाएगा, ध्यान देना है, ऑटोट्रॉप्स को जो खाएगा वह प्राइमरी कंज्यूमर होगा।
यानी मैं बोल सकता हूं प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर। ऑटोट्रॉप्स को जो खाएगा वह प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। तो क्या मैं उसे हर्बीवोर बोल सकता हूं? अरे बोलो, क्योंकि उसने ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम किया है, लिखा हुआ है। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोला बच्चा? क्योंकि सबसे पहले उसने खाया है, इसे हर्बीवोर बोला। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोला? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स को इसने खाया है, लिखा हुआ था फीड ऑन प्लांट्स। एग्जांपल के लिए आप कुछ भी दे सकते हो, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल एंड मोलस्कास। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर को खाएगा वह क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। या फिर उसे बोल सकते हो बच्चा प्राइमरी कार्निवोर। क्या बोल सकते हो? प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर में ध्यान देना, किसे बोलेंगे? ज्यादातर प्राइमरी कार्निवोर कहीं नहीं आपको मिलेगा एग्जाम में। ज्यादातर क्या मिलता है टर्म? सेकेंडरी कंज्यूमर ही बोलेगा, प्राइमरी कंज्यूमर ही मिलेगा, टर्शियरी कंज्यूमर ही मिलेगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर किसे बोलेंगे? जो हर्बीवोर को खाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर किसे बोलेंगे? जो ग्रीन प्लांट को खाएगा। बोलो, सेकेंडरी कंज्यूमर किसे बोलेंगे? जो हर्बीवोर को खा गया। समझ में आई बात? जैसे अरे ये घास फूस खाया, प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। अब इसे खा गया किसने? फ्रॉग ने खा लिया। किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। तो फ्रॉग ने किसे खाया बच्चा? हर्बीवोर को खाया ना। फ्रॉग ने किसे खाया? हर्बीवोर को खाया ना। तो क्या हो गया बच्चा? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर है ना? अब अगर सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, यहाँ पे टर्शियरी को बोला गया सेकेंडरी कार्निवोर। हाँ, अब जो प्राइमरी कार्निवोर को खा जाए, किसे खा जाए बच्चा? प्राइमरी कार्निवोर को खा जाए। यानी जो प्राइमरी कार्निवोर उसे कोई खा जाए, तो उसे इस फ्रॉग को कौन खा सकता है बच्चा? स्नेक खा जाए, उसे क्या बोल दिया जाए बच्चा? सेकेंडरी कार्निवोर बोल दिया जाएगा। सेकेंडरी कार्निवोर बोल दिया जाएगा बच्चा। जनरली अगर आप देखेंगे तो नेचर में 4 ही पिरामिड होता है, ज्यादा इससे नहीं होता है। जैसे अगर मैं इधर ड्रा करूं बच्चा, तो पहला पे क्या आ जाएगा बच्चा? प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स। दूसरा पे क्या आ जाएगा बच्चा? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या आ जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर, जिसे आप प्यार से क्या बोलते हैं? हर्बीवोर। बोलो, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चा? सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसे आप क्या बोलते हैं प्यार से? प्राइमरी कार्निवोर बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चा? टॉप कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर। अरे बोलो, अब इसके बाद क्यों नहीं होता है बच्चा? क्योंकि इसके बाद एनर्जी नहीं बच पाती है। इसके बाद एनर्जी नहीं बच पाती है। रीजन समझिएगा, क्योंकि एनर्जी जब भी फ्लो करता है ना, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% फ्लो करता है। आप सबको पता है कितना फ्लो करता है? 10% फ्लो करता है। इमेजिन करो, ये प्लांट है ना बच्चा, कितना है? प्लांट है। अगर मान लो यहाँ पे क्या है? सूरज दादा है। यहाँ पे क्या है? सूरज दादा है। सूरज दादा ने 10 लाख कैलोरी एनर्जी दी। डाटा मान के चल रहे हैं, सूरज दादा ने कितना एनर्जी दिया? 10 लाख कैलोरी। कितना दिया? 10 लाख कैलोरी। प्लांट कितना लेगा? इसका 10% लेगा। 10 लाख का 10% लेगा, 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख बच्चा। 1 लाख, इसलिए मैंने 10 लाख लिया। एनसीईआरटी ने 1 लाख लेके बता रखा है गणित, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। कितना लिया बच्चा? यानी ग्रीन प्लांट्स कितना लिया? 1 लाख लिया। बोलो, अब 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। यानी 10,000 एनर्जी किसके पास है बच्चा? प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर के पास। इसका 10% बच्चा 1,000 किसके पास आया? सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। और अल्टीमेटली टॉप कंज्यूमर के पास कितना गया बच्चा? 100। अगर इसके ऊपर और पिरामिड बताओगे तो कितना जाएगा? 10 जाएगा। क्या 10 किलो जूल में या 10 कैलोरी में कोई आदमी सस्टेन कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि एनर्जी ही नहीं रहेगी ना उसे सस्टेन करने के लिए। इसीलिए बच्चा नेचर में 4 ही ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हर्बीवोर ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि हर्बीवोर के पास एनर्जी क्या है? ज्यादा है। देखो डाटा मिल रहा है, समझ में आई कि नहीं आई बात? मुर्गा मछली खाने वालों ज्यादा एनर्जी किसके पास मिलती है? हर्बीवोर के पास आती है, क्योंकि हर्बीवोर के पास क्या है? हम क्या है बच्चा? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में बैठे हुए नेचर में। हर्बीवोर कहाँ पे नेचर में बैठे हुए हैं? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बैठे हुए हैं, इसलिए इनके पास एनर्जी क्या है बच्चा? ज्यादा है। कम कैसे है भाई? ज्यादा है। कार्निवोर बैठा हुआ ना प्राइम हर्बीवोर पे, उसके पास कम हुआ। अरे समझ में आया कि नहीं आया बात? आगे फिर से आएगा। देखो, नेचर में 2 ही तरह का फूड चेन एग्जिस्ट करता है बच्चा। नेचर में 2 ही तरह का फूड चेन एग्जिस्ट करता है। 2 फूड चेन कौन कौन से है बच्चा? ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है बच्चा? फूड चेन वह कौन किसको खाता है। फूड चेन को अगर समझाना होगा तो हम क्या समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? कौन किसको खा रहा है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? फूड चेन। खाने पीने वाला रिलेशन
फूड चेन कहलाता है। खाने पीने वाला रिलेशन क्या कहलाता है? फूड चेन। जैसे देखो ग्रास ऊपर कौन खा गया? मेढक, फ्रॉग खा गया। फ्रॉग को कौन खा गया? उसने खा लिया। यहाँ पे कैसा रिलेशन चल रहा है बच्चा? खाने पीने वाला ही रिलेशन चल रहा है ना। तो खाने पीने वाला रिलेशन क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। देखो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप। हम भी तो ये बोल रहे हैं खाने पीने वाला रिलेशनशिप। द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। आपने भी तो सिंपल शब्दों में ही बोला ना, खाने पीने वाला रिलेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया बात बच्चा? तो फूड चेन आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। एग्जाम याद रखिएगा, फूड चेन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। क्वेश्चन क्या बनता है ये देखिए, कौन कौन सा फूड चेन बच्चा? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग मतलब क्या बच्चा? चरना। ग्रेजिंग मतलब खाने पीने वाला। और डिट्राइटस मतलब बच्चा जहाँ पे अर्थवर्म वगैरह सड़ने गलने वाला फूड चेन। आ जाओ हम एक को कंप्लीट कर। जैसे देखिएगा ग्रेजिंग फूड चेन किसे कहते हैं? जहां पे बच्चा प्राइमरी कंज्यूमर ऑटोट्रॉप्स को खाएगा। जहां पे बच्चा प्राइमरी कंज्यूमर ऑटोट्रॉप्स को ईट करेगा। ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, बात बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान लगाना है। ग्रेजिंग फूड चेन कब कहलाएगा? जब प्राइमरी कंज्यूमर ऑटोट्रॉप्स को खाएगा, उसे क्या बोलेंगे बच्चा? ग्रेजिंग फूड चेन। डिट्राइटस फूड चेन कब कहेगा कहलाएगा? जब वह डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा। डिट्राइटस फूड चेन कब होगा बच्चा? डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा तो डिट्राइटस फूड चेन बोल देंगे। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा तो डिट्राइटस फूड चेन बोल देंगे। डेड ऑर्गेनिक मैटर कब बनेगा बच्चा? जब ऑर्गेनिज्म का डेथ होगा या फिर ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स का डेथ होगा, तब जाकर के डिट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होगा। लेकिन ग्रेजिंग फूड चेन कब स्टार्ट होगा? जब लिविंग प्लांट को यानी ऑटोट्रॉप्स को यानी प्रोड्यूसर को जब कोई खाएगा तो कौन सा चेन स्टार्ट होगा? ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जांपल देख सकते हो, घास। घास को कौन खा लिया? गोट। यानी यहाँ पे बकरी ने खाया ना, तो बकरी क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है? ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम कर रहा है। क्या कंज्यूम कर रहा है? ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम कर रहा है। तो ग्रेजिंग फूड चेन हो गया। अरे क्लियर है कि नहीं है? जैसे कैटरपिलर को देखो, पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी पे लगे होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह। ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ क्या कैटरपिलर? कैटरपिलर क्या खा रहा है बच्चा? ऑटोट्रॉप्स खा रहा है, लिप्स को खा रहा है, ऑटोट्रॉप्स को खा रहा है। ग्रेजिंग फूड चेन। अरे बोलो। वुड लॉज, खटमल, वुड लॉज, खटमल या जो भी बोलो, जो भी होता है, हमें नहीं पता वुड लॉज मतलब खटमल क्या होता है, डिक्शनरी देख लेना। वो किसी कंज्यूम कर रहा है बच्चा? डेड लीफ कंज्यूम कर रहा है। किसे कंज्यूम कर रहा है? डेड लीफ कंज्यूम कर रहा है। ये कौन सा फूड चेन हो जाएगा बच्चा? डिट्राइटस। लीव्स है, लीफ प्लांट में नहीं लगा हुआ है, जमीन पे गिरा हुआ है, यानी वह डेड है। यानी डेड डिट्राइटस फूड चेन कब स्टार्ट होता है? ऑर्गेनिज्म के डेथ होने के बाद। क्लियर है ना? ग्रेजिंग फूड चेन कब स्टार्ट होता है? जब प्राइमरी कंज्यूमर ऑटोट्रॉप्स को खाएगा, प्रोड्यूसर को खाएगा, ग्रीन प्लांट्स को खाएगा। क्लियर है बच्चा? अब आगे आ जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्या बच्चा? ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। देखो क्या दिया हुआ है, डिट्राइटस इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर, सेप्रोट्रॉप्स सच एज फंगी, बैक्टीरिया। आपको भी पता है डिट्राइटस फूड चेन में क्या आता है? सेप्रोट्रॉप्स आते हैं। सेप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या क्या है? बैक्टीरिया है और फंगी है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है, जो ब्रेक डाउन करता है डिट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में। अरे भैया कैटाबोलिज्म बता रहा है ये, और कुछ नहीं बता रहा है। क्या कर रहा है? कैटाबोलिज्म को बता रहा है। अब जब फंगी ग्रो करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उसको डिट्राइटस को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा सिंपल फॉर्म में। अब वापस उसको क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फिर से उसमें नया प्लांट्स ग्रो करेगा तो उसे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो बस ऐसे ही बता रहा था, ये कोई काम का नहीं है। ये आ जाओ बच्चा, ये एग्जाम में पूछेगा। यहाँ पे सबसे मजे की बात क्या है ना, बच्चा कंफ्यूज क्या करता है, यहाँ पे बोला जाए एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होती है ना बच्चा, वो किससे होता है? ग्रेजिंग फूड चेन से होता है। दिमाग कंफ्यूज सर, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ग्रेजिंग फूड चेन। नॉर्मली ग्रेजिंग फूड चेन में हम क्या समझते हैं? चरने वाला। सर एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन कैसे? समझ नहीं आ रहा। देखो हमने ग्रेजिंग फूड चेन को याद करने का तरीका क्या बोला था? प्राइमरी कंज्यूमर क्या खाएगा? ग्रीन प्लांट्स को खाएगा, ऑटोट्रॉप्स को खाएगा। भैया एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम को चलो फूड चेन बनाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम का फूड चेन बनाते हैं। बताओ प्रोड्यूसर कौन होगा बच्चा? फाइटोप्लैंक्टन। अरे बोलो कौन खाएगा? कौन खाएगा? स्मॉल फिश। कौन खाएगा? लार्ज फिश। अरे खाएगा क्या? ऑटोट्रॉप्स, प्राइमरी कंज्यूमर,
सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या खा रहा है बच्चा? ऑटोट्रॉफ्स खा रहा है, प्रोड्यूसर खा रहा है क्या? तो बताओ ये क्या एक्वेटिक इकोसिस्टम का फूड चेन है क्या? तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है? कैसे बोला? ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू हो रहा है क्या? ये समझ में आ गई? यानी ये बात याद रखिएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो करता है बच्चा? कंड्यूट मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है? ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू हो रहा है। अगर मन में तनिक सा भी डाउट है, ये अपना फूड चेन बना लेना, अपने आप पता चल जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन किसे खा रहा है बच्चा? ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर को खा रहा है। और जो प्रोड्यूसर को जिस चेन में प्राइमरी कंज्यूमर ऑटोट्रॉफ्स को खाए, प्रोड्यूसर को खाए, वह कैसा कहलाता है बच्चा? ग्रेजिंग फूड चेन ही तो कहलाता है। अरे बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया बात बच्चा? लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाओ। अब आपके मन में क्वेश्चन आया, चलिए सर ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आपसे मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है? झट से आंसर करो। अच्छा टेरेस्ट्रियल है तो जमीन है तो चरने से होगा? नहीं बच्चा, डेड प्लांट्स, डिट्राइटस फूड चेन होता है। क्यों, कैसे फ्लो हो रहा है? देखो, तुमने एनर्जी तो कंज्यूम कर लिया, अब एनर्जी कंज्यूम कर लिया, तुम्हारे अंदर न्यूट्रिएंट्स चला गया, वो न्यूट्रिएंट्स तो लॉक हो गया ना। अरे जब कोई नया आएगा उसके लिए तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स फ्री होना चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स फ्री कौन करेगा? डिट्राइटोवोर्स। डिट्राइटोवोर्स कब एक्शन करेगा? जब डेड होगा, जब बॉडी पार्ट्स या एनिमल या प्लांट का डेथ होगा, तब तो एनर्जी का वापस से साइक्लिंग होगा ना बच्चा। तो ये ध्यान देना है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिट्राइटस फूड चेन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिट्राइटस फूड चेन, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पूछा हुआ है ये। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुआ डीएफसी। अब देखो ऐसा है, डीएफ, बस ये स्लाइड खत्म कर देता हूं। डीएफसी यानी डिट्राइटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन, ऐसा नहीं कि दोनों सेपरेट रह सकता है, कहीं ना कहीं आपस में मिल भी सकता है, कहीं ना कहीं आपस में मिल भी सकता है। कैसे मिल सकता है? जरा आ जाओ, लैंड पे ही आ जाओ ना, जैसे वापस आ जाओ, वापस इधर। ये फूड चेन देखो, ये कौन सा फूड चेन चल रहा है बच्चा? यहाँ पे जगह देखोगे तो कौन सा चल रहा है? ग्रेजिंग चल रहा है, देखा जाए। अब इसके बाद यहाँ से कौन सा स्टार्ट हो गया? डिट्राइटस। कौन सा हो गया? डिट्राइटस। तो मीटिंग पॉइंट हो रही कि नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं मैच तो कर रहा है ना। वही बात बोला गया कि किसी न किसी एक लेवल पे, एक या एक से अधिक लेवल पे मैच हो, लेकिन मिलेगा जरूर। यानी डिट्राइटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन आपस में कनेक्ट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चा? आपस में कनेक्ट भी हो सकता है, वही लिखा हुआ है। डीएफसी मे बी कनेक्टेड विद द जीएफसी एट सब लेवल। क्लियर है बच्चा? जैसे अब आ जाओ, फूड चेन हमने क्या बोला था बच्चा? खाने पीने का रिलेशन क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये ग्रीन प्लांट्स है, इसे ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया बच्चा? ईगल ने खा लिया। अरे कोई दिक्कत? क्या कॉपीराइट है क्या ग्रास ऊपर जाके किसी फ्री खाएगा? क्या इस प्लांट को, मैं बार बार कॉर्न या फ्लावरिंग प्लांट नहीं बोल रहा, क्या इस प्लांट को बटरफ्लाई नहीं खा सकता है क्या? अरे बोलो, क्या इस बटरफ्लाई को ड्रैगन फ्लाई खा सकता है क्या? या इस बटरफ्लाई को क्या फ्रॉग नहीं खा सकता है? और वापस से फ्रॉग खा सकता है क्या? फ्रॉग वापस से स्नेक को खा लेगा, स्नेक चला जाएगा ईगल के पास, ईगल वापस डेथ होगा, वापस आ जाएगा। अरे बोलो, क्या यहाँ पे पहला फूड चेन नहीं आया? दूसरा फूड चेन नहीं आया? अब तीसरा फूड चेन आ जाओ बच्चा। आम है, बड़ा आम है, इस आम पे फ्रूट फ्लाई आया, ड्रोसोफिला। इस आम पे फ्रूट फ्लाई आया, इसे ड्रोसोफिला। अब इस ड्रोसोफिला कौन खा लेगा बच्चा? बड़ा सा इंसेक्ट खा लेगा, ड्रैगन फ्लाई खा लेगा, या फिर कोई पक्षी खा लेगा, छोटा पक्षी खाएगा, स्मॉल बर्ड्स खाएगा, फिर उस स्मॉल बर्ड्स को बिग बर्ड्स खा जाएंगे। यानी ग्रुप ऑफ फूड चेन, ग्रुप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। ग्रुप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। और सिंपल से हम अपनी भाषा में समझते हैं। ग्रास है क्या बच्चा? ग्रास को कौन खाएगा? भाई साहब एक ही कलर चल रहा है। ग्रास है क्या बच्चा? ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर। इसके बाद इसका क्लास एंड करें, टेंशन नहीं लो। ग्रास ऊपर खाएगा। ग्रास ऊपर कौन खाएगा बच्चा? फ्रॉग खाएगा क्या? फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा क्या? स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा क्या? अरे एक सिंगल फूड चेन है ना, ये क्या कहलाएगा? फूड चेन कहलाएगा। अगर ग्रास को डायरेक्ट कौन खा जाए बच्चा? ग्रास को आप किसे खिलाना चाहते हो? अब बताओ,
गोट खा जाए। ग्रास को कौन खा जाए? गोट खा जाए। अरे बोलो, ग्रास को कौन खा जाए? गोट खा जाए। बकरी, बकरी खा जाए इसको अरे बोलो, कोई दिक्कत? गोट बकरी खा जाए। यहाँ पे हमें अगर ये फूड चेन बना रहे हैं तो इसके लिए चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, गोट को नहीं खिलाएंगे। फिर यहाँ पे हमें लायन लाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लायन रखा नहीं है, कोई और फूड चेन बनाओ। गोट को हम किसे खिलाएं? हाँ नहीं नहीं, उसके लिए भी लायन रखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, घास। हाँ 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 हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट, बहुत बढ़िया। गोट हो गया बच्चा। क्या? बोलो 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 बोलो, अरे बता सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, हम भी सोच के लिख रहे हैं, आप भी आज जान रहे हो, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर मालूम है क्या खिलाओ? रैट को खिला दो। रैट हर्बीवोर होता है। रैट्स क्या होता है? हर्बीवोर होता है। इस रैट को डायरेक्ट स्नेक को खिला दो। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हम भी सोचे, आप भी सोच सकते हो इस तरीके से। समझ में आई? अरे रैट हर्बीवोर होता है कभी। अरे यहाँ पे घास वगैरह सीड्स भी हो सकता है भाई। कहने का मतलब क्या है, ये हर्बीवोर है ये। क्या? हाँ, और दूसरी बात, इस ग्रास को किसे खिला दो बच्चा? रैबिट को खिला दो। रैबिट किसे खा जाएगा? स्नेक खा जाएगा। स्नेक को वापस कौन खा जाएगा? ईगल खा जाएगा क्या? बोलो। तो क्या एक से अधिक फूड चेन आया बच्चा? तो इंटरलिंकिंग, क्या आपस में जुड़ रहे हैं किसी न किसी पॉइंट पे? तो इंटर यानी देखो, यहाँ पे स्नेक जरूरी थोड़ी कि फ्रॉग को खाएगा। स्नेक हमेशा रैबिट को भी खा सकता है। स्नेक आपका रैट को भी खा सकता है। तो क्या है बच्चा? इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। नहीं समझ में आई बात? इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन, interlinking of different food chain is called food web। अरे कोई दिक्कत है क्या? अगर सिर्फ मैं इसे लेकर के बात करता, ये क्या था बच्चा? फूड चेन था। अब जरा कॉमन लास्ट आंसर देना हमें, नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट करता है या फूड वेब एग्जिस्ट करता है? फूड वेब एग्जिस्ट करता है। ऐसा थोड़ी सांप बैठ के इंतजार कर रहा है फ्रॉग आएगा तो खाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। नेचर सांप तो कुछ भी मिल जाए खा लेगा। समझ में आएगी नहीं बात? इसलिए बच्चा नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? फूड वेब एग्जिस्ट करता है। आई थिंक हमारा कंप्लीट हुआ। इसको हम नेक्स्ट क्लास में बच्चा कंप्लीट करेंगे।